छात्र धर्म। छात्र धर्म में पढ़ाई करना, अपने माता पिता से अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, व्यावहारिक ज्ञान, और जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल का नाम कैसा ऊंचा हो, यह करना, यही छात्र धर्म होता है। धर्म का अर्थ, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग ढंग से भी लोग सोचते रहते हैं, वो कोई गलत नहीं है, वो अर्थ भी एक दृष्टि से है। लेकिन जैसे मैं छात्र धर्म करता हूँ, अब रामायण की कथा हम सबको मालूम है, अब दशरथ, कौशल्या वगैरह सारी कथा सबको मालूम होती है। लेकिन जब राम को वनवास में जाना है तो राम ने इतना ही कहा कि मेरा धर्म है, पुत्र धर्म है कि मैं दशरथ की आज्ञा का पालन करूं। अब जब राम वनवास में जाने के लिए निकले तो उनके साथ लक्ष्मण भी निकला। तो लक्ष्मण ने कहा कि पूछा राम ने, कहाँ चल रहे हो? तो बोले आपने पुत्र धर्म निभाया है तो मैं बंधु धर्म निभाने के लिए आपके साथ आता हूँ। और राम लक्ष्मण चलते हैं तो सीता भी आगे आई और उन्होंने कहा कि मैं भी पत्नी धर्म का पालन करने के लिए आपके साथ आता हूँ। और इसलिए हमारा सबका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य अच्छी शिक्षा पाकर हम कैसे देश के लिए अच्छे नागरिक बनते हैं वो देखना है। और इसी भूमिका में मैं छात्रों को कहना चाहूँगा कि अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि सपने रात को मत देखो, सपने दिन में देखो, और वो सपने पूरे करने के लिए आप अहरनिश काम करते रहो, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और इसलिए जो भी छात्रों को मैं आग्रह से कहूँगा, आप अपने जीवन में जो ध्येय निश्चित करेंगे वो ध्येय पूरा करने के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। तो एक विद्या प्राप्त करना, एक अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वही समाज में देश के लिए अच्छा काम लगातार कर सकता है। नहीं तो विद्या है और शरीर यदि साथ नहीं देता है तो मुझे लगता है कि समाज पर ही एक दृष्टि से अन्याय होता है कि तुमने यदि समय पर अच्छा स्वास्थ्य के लिए व्यायाम किया होता तो देश को और तुम्हारा अच्छा फायदा हो सकता है। ऐसे वातावरण में छात्रों, मैं आपको 4 मंत्र बताना चाहता हूँ। वो 4 मंत्र कोई मेरे मंत्र नहीं है, मेरा कोई उसका कॉपीराइट नहीं है। मैंने 1954 में, अभी 2017 चल रहा है, तो 62-63 साल के पहले मैंने पुणे में बीकॉम की परीक्षा की पढ़ाई की। तो बीकॉम के परीक्षा के पढ़ाई अभी जिस प्रकार का होता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, अलग अलग कोर्सेस है, उन दिनों में ऐसे कोई कोर्सेस ही नहीं होते थे। उन दिनों में आजकल जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ बातें होती है, सही भी है वो, लेकिन हमारे समय पर केवल एक अंग्रेजी किताब हमें हमारे प्रोफेसर पढ़ने के लिए कहते थे, और वो अंग्रेजी किताब था हाउ टू इन्फ्लुएंस योर फ्रेंड्स, हाउ टू इन्फ्लुएंस योर फ्रेंड्स। ये छोड़कर किस प्रकार का कोई भी काम के लिए किताब नहीं था। तो हमारे प्रोफेसर ने जो 56 साल के पहले हमें बताया वो मैं आपको बताता हूँ। और उन्होंने कहा कि देखिए, आपको हमने अकाउंटेंसी ऑडिटिंग सिखाया है, ऑडिट में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, चेक का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, चेक में बेरर चेक का मतलब क्या है, क्रॉस चेक का मतलब क्या है, पेज अकाउंट चेक का मतलब क्या है, ये सारा सिखाया। उन्होंने कहा कि आप सब भूल जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब किताब में आपको पढ़ने के लिए कभी भी मिल सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको 4 मंत्र बताता हूँ, वो 4 मंत्र का आप व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है। और उन्होंने सिंपल 4 जो मंत्र बताए वो मैं आपको बताता हूँ। और ज्येष्ठ नागरिक भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं, उनको भी लगा कि मैं छात्रों के लिए जो बता रहा हूँ
उनके भी काम में आ सकता है, तो आप भी उसका जरूर विचार करें। मंत्र उन्होंने बताया कि आपका व्यक्तित्व का विकास, पढ़ाई की, स्वास्थ्य अच्छा किया तो उसके बाद अपने व्यक्तित्व का विकास करना होता है। तो व्यक्तित्व के विकास के 4 मंत्र उन्होंने जो हमको बताया, उसका पहला मंत्र था स्माइल स्माइल एंड स्माइल। वो लोग मुस्कराते रहो। आप जब मुस्कराते रहेंगे तो अपने आप लोगों के साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लोग आपको अच्छा कहते रहेंगे। और हम भी जानते हैं कि समझ लीजिए आज यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए, इसमें महिलाएं हैं, पुरुष है, सब है। अब शादी के लिए जब हम जाने की तैयारी करते हैं, हाँ, हमारे एडीसी का काम ये होता है कि हमारा भाषण लंबे होने नहीं देना है, क्योंकि आगे का कार्यक्रम के लिए जाना होता है। तो उन्होंने कहा हमको कि समय हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी में ये बातें बताऊं। तो जब हम शादी के लिए जाते हैं तो, और महिलाएं विशेषता जब जाती है तो कपड़े अच्छे पहनते हैं, फिर ज़रा फेस पाउडर वगैरह लगाते हैं, फिर ज़रा आईने के सामने जाकर मुस्कराते भी हैं और देखते हैं कि हम मुस्कराते हैं तो अपना चेहरा कैसा सुंदर होता है। करते हैं ना ऐसा, या नहीं? बरेली क्यों नहीं? अरे बरेली का नाम तो हमने इतना सुना है, बरेली में तो सब ऐसा होता है। लेकिन इतना ही है कि ये मैंने महिलाओं की, लड़की की बात बताई, लेकिन आजकल के बच्चे तो, महिला तो 5 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन बच्चों को तैयार होने के लिए 10-10 मिनट लगते हैं। और इसलिए मुस्कराते रहो, यह एक पहला मंत्र उन्होंने बताया। कब मुस्करना नहीं वो भी बताया, क्योंकि आप समझ लीजिए अपने घर गए और घर में कभी कभी होता है माता पिता का आवाज़ बढ़ता रहता है, बर्तन को बर्तन लगता है, और ऐसे बर्तन को बर्तन लग गया है घर में, और आप जाएंगे और उनके सामने मुस्कराएंगे और फिर कहेंगे उनको कि राज्यपाल ने कहा है कि मुस्कराते रहो, तो आपकी हालत क्या हो सकती है, इसका आप विचार करो। और इसलिए मुस्कराते रहो, लेकिन कब मुस्करना नहीं इसका भी ख्याल रखो। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि अप्रिशिएट एप्रिशिएट एंड एप्रिशिएट। कोई अच्छा काम करता है तो तुम कहना सीखो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आपने देखा ना, इतना अच्छा काम करने के बाद जब मेडल दिया गया तो दिस इज एप्रिसिएशन। जिसको आगे बढ़ाना है उसने जो कोई अच्छा काम करता है उसको कहने के लिए सीखना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि बड़े लोगों ने ही छोटे लोगों का अप्रिसिएशन करना चाहिए। छोटा भी कह सकता है कि हाँ टीचर, आज आपका भाषण बहुत अच्छा हुआ, आज आपने हमको बात अच्छी समझाई। और इसलिए आपको सबका सहयोग यदि प्राप्त करना है जीवन में, तो किसी ने अच्छा काम किया तो कहना सीखो कि तुमने अच्छा काम किया। तीसरी बात उन्होंने बताई कि डोंट बिलिटल अदर्स। किसी की आप अवमानना मत करो। और उसका उदाहरण उन्होंने कहा, और हम भी जीवन में उदाहरण सब देखते ही रहते हैं। आपको स्कूल के पढ़ाई में पहला नंबर मिल गया, बहुत अच्छी खबर। और घर में जाकर आप कहेंगे कि अपने माँ को, पिताजी को, माता मामा मामा या पिता पिता जो भी बोलते होंगे आप, कि देखो मेरा पहला नंबर आया है। ये कहना जरूर अच्छा है, लेकिन ये कहते समय यदि आपने ऐसा कहा कि देखो माँ, वो 4 बिल्डिंग के बाजू में आगे के बिल्डिंग में एक लड़की रहती है ना, वो भी हमारे क्लास में है, और वो 24 घंटे पढ़ाई करती थी और कहती थी कि मेरा ही पहला नंबर आएगा, मेरा ही पहला नंबर आएगा। लेकिन देखो माँ, मेरा पहला नंबर आया। अरे तुम्हारा पहला नंबर आ गया, अच्छा है, खुश रहो। लेकिन ये करते समय तुमको मिला 90% मार्क और वो लड़की को मिले मार्क 89.5, आधा % मार्क कम मिले तो आप उसकी निंदा करते हैं। तो आप जीवन में ये कहो कि जैसे अप्रिशिएट करना है वैसे किसी की अवमानना मत करो। और अवमानना करना मतलब रास्ते पर गाड़ी चलाते समय जो स्पीड ब्रेकर होता है ना, और मैंने देखे
बरेली के स्पीड ब्रेकर तो ज़रा ज़्यादा ही बड़े हैं बाकी जगह से, वो लेवल क्रॉसिंग के बाद में आ गया तो बड़े ही है। तो आपके जीवन के गति में ये बड़ा रोड़ा हो सकता है यदि आप किसी की अवमानना करते हैं तो, और इसलिए डोंट बिलिटल अदर्स। और चौथी बात उन्होंने बताई कि देयर इज ऑलवेज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप जो भी करते हैं वो और अधिक अच्छा करने का एक रास्ता होता है। वो रास्ता हमेशा छोटी छोटी बात से, आपने देखा ना, इसमें कोई दोष निकालने की बात थी क्या? क्योंकि इसका प्रैक्टिस करके हर एक बात बहुत अच्छी ढंग से कैसी हो सकती है इसका प्रयास किया है। और ऐसा प्रयास जब होता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए जो भी आप काम करते हो, अब देखिए ना, ये मंच है, उन्होंने पोडियम यहाँ लाया। अब तक के अनाउंसमेंट वहाँ से हो रही थी, लेकिन मैं मुख्य वक्ता हूँ तो मैं सबके सामने बराबर आना चाहिए, इसलिए ये पोडियम यहाँ लाया। दिस इज बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और इसलिए छोटे छोटे चीज़ों में हम और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं उसका हमेशा विचार करना चाहिए। और ऐसा जब आप विचार करोगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे नागरिक होंगे और आगे के जीवन में प्रगति कर सकेंगे। ऐसे जीवन में प्रगति करते समय कभी कभी असफलता भी आती है, और जब असफलता आती है तो विचार करना चाहिए कि असफलता क्यों आई, और जो अपने असफलता का भी ठीक प्रकार से आकलन करके विश्लेषण करता है तभी वो आगे बढ़ सकता है। और इसलिए जीवन का जो सिद्धांत है वो जीवन का सिद्धांत आगे बढ़ो, चलते रहो, इस प्रकार का जीवन का सिद्धांत है। आपके पास कई कोटेशंस आए, मैं अंतिम कोटेशन बताकर मेरी बात पूरा करूंगा कि चरैवती चरैवती यह संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है चलते रहो, चलते रहो। 4000 साल के पहले ऐतरेय ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ आया। उस ग्रंथ में ये दो जो श्लोक है, उस श्लोक का मैं आपको अर्थ बताता हूँ। वो अर्थ जीवन का सार है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वो श्लोक ये कहता है कि जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, जो सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य भी बढ़ता रहता है। इसलिए हे मानो, तुम चलते रहो, चलते रहो। उसके आगे का श्लोक तो और अधिक सुंदर है। अपने हमेशा के जीवन का अनुभव हम देखते हैं। जैसे कहा गया है उसमें कि जैसे मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर मध शहद इकट्ठा करती रहती है, जैसे पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ान उड़ते हुए जाते हैं और मीठे मीठे फल खाते हैं, जैसा यह सूर्य सुबह से शाम तक दुनिया को प्रकाश देता रहता है, उसके कारण चेतना प्राप्त होती है सबको। और इसलिए सारे जीवन को, दुनिया को प्रकाश देने वाला सूर्य इसके कारण जगत वंदनीय हुआ है। और इसलिए हे मानव, तुम भी सूर्य के जैसे चलते रहो। यही बात ब्राह्मण ने बताई, और मैं बात वही उतनी कहकर वैसे समाप्त करने वाला था, लेकिन मैंने जो शुरू में बात कही उस अंत में फिर से एक दफे लाता हूँ। मैंने कहा शुरू में कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओर जा रहा है, और चुनाव के कारण स्वाभाविक तौर पर अभी आचार संहिता लगी है। लेकिन मैं जब इस चुनाव के ओर देखता हूँ राज्यपाल के नाते, तो मुझे जो 2-3 बातें दिखी है वो ये है कि इसके पहले का विधानसभा का चुनाव 5 साल के पहले हुआ, और उस समय पर उत्तर प्रदेश में मतदाता थे 12.74 करोड़, और उसमें से 59.5% लोगों ने मतदान किया। फिर 2014 में जब लोकसभा का मतदान हुआ, उस समय पर मतदाता थे
13 crores 88 lakhs और उसमें से 58.3 लोगों ने मतदान किया। इसका मतलब ये है कि लगभग 60% लोगों ने मतदान किया, तो 40% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अब मतदान का इतना अधिकार, आप सरकार बनाने में, जनप्रतिनिधि बनाने का आपको अधिकार प्राप्त है, और यदि 40% लोग उसमें नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम अपना कर्तव्य पूरा निभाते नहीं हैं। और इसलिए मैं आप सबको आग्रह करूंगा और आपके जरिए बरेली ही नहीं, सारे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मैं आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान आप करिए। किसको मतदान देना, कौन से पार्टी को, कौन से उम्मीदवार को, ये आपका अधिकार है, लेकिन मेरा अधिकार ये है कि आपको आपके दायित्व का, जैसे अधिकार मतदान का है, वैसे मतदान का अधिकार प्राप्त होने के बाद आप सबका दायित्व भी ये है कि उस अधिकार का उपयोग करा के उत्तर प्रदेश को उत्तम सरकार देने का काम आप करें। ऐसा काम आप करिए। इन शब्दों के साथ फिर एक दफ़े इस कॉलेज को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। Thank you so much, sir. Your words were very motivational, and of course we'll keep all your points always in our mind. Here is a small token on behalf of Hartman family. आप जब भी इसे देखेंगे तो ज़रूर हमारे हार्टमैन कॉलेज के सेलिब्रेशन को फिर से याद करेंगे। Thank you very much. We have got 2 ex-students from the 88 batch. They have come specially to wish you today, and thank you so much on their behalf also